मुख्य रूप से दो टॉपिक को देख लिया है, भारत का स्थिति एवं आकार और दूसरा का है भारत का भौतिक स्वरूप। जो भी आप लोगों को क्लास कराया जा रहा है वह सभी क्लास एक सिलसिलेवार है, सभी टॉपिक जो है एक दूसरे पर आधारित है। जैसे आपको मुख्य रूप से इस पाठ के अंतर्गत या इस वीडियो के अंतर्गत कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि आयोग के द्वारा या परीक्षा विभाग के द्वारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह प्रश्न का तरीका चेंज हो चुका है। वह वन लाइनर क्वेश्चन ना होकर के समझ आधारित क्वेश्चनों पर अत्यधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़े वे सभी टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर किया जाए और उनका सिलसिलेवार अध्ययन किया जाए। जैसे मान लिया जाए हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों में यह जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, यह लाइनिंग जो है वह जल विभाजक है। अब जल विभाजक के अंतर्गत दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री पर्वत, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। फिर इसके बाद यह जितने भी बारिश होता है इन सब का पानी बंगाल की खाड़ी में और इधर अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। तो भारत के जीव समूह के बारे में, भारत के आकार और स्थिति या भारत के भौतिक स्वरूपों में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो है क्या कि प्रत्येक टॉपिक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अतः हम सिलसिलेवार वीडियो का देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत भारत की नदियां या भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में या इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से इस पाठ के अंतर्गत जितने भी या इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी शब्दावली हैं, परिभाषिक शब्दावली हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अपवाह बेसिन नदी द्रोणी क्या है, जल संभर क्या है, जल विभाजक किसे कहते हैं, अपवाह प्रतिरूप, विभिन्न प्रकार के नदियों के द्वारा जो अपवाह प्रतिरूप या जाल का स्वरूप दिखाई देता है वह किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जल संभर क्या कहलाता है, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारत की नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। उसी प्रकार से उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को कितने भाग में बांटा गया है। लास्ट टॉपिक इसमें होगा या लास्ट इसमें अंतिम में पढ़ेंगे हम, सबसे अंतिम में हिमालय अपवाह तंत्र का विकास। हिमालय अपवाह तंत्र का विकास अर्थात जो हिमालय की नदियां हैं उन नदियों का विकास कैसे हुआ, उन अपवाह तंत्रों का विकास कैसे हुआ। तो बारी बारी से हम एक तरह से पढ़ते हैं। अपवाह, सबसे पहले अपवाह एक प्रकार का रास्ता होता है, अर्थात नदियों का रास्ता होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियां अपने उद्गम स्थान से निकलती है और विभिन्न राज्यों में या विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए या तो सागर में या तो खाड़ी में या तो बड़ी नदी में अपना मुहाना बनाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां से नदी निकलती है उस क्षेत्र को उद्गम, और जहां नदी अपना पानी जो है वह विसर्जित करती है उसे मुहाना कहते हैं। उद्गम क्षेत्र जो है वह उद्गम क्षेत्र एक पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, एक झील हो सकता है या ग्लेशियर हो सकता है। जबकि मुहाना जो है नदियां अपना पानी जो गिराती है या तो झील में या तो बड़ी नदी में या तो तालाब में या तो सागर या महासागर में। तो उद्गम वाले स्थान से नदियां निकलती है और मुहाना तक विभिन्न रास्ते में प्रवेश करती है। इसी रास्ता को अपवाह का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों का रास्ता, नदियों का निश्चित वाहिकाओं को जिससे नदी प्रवाहित होती है, एक निश्चित रास्ता जिससे नदियां प्रवाहित होती है, नदी प्रवाहित होती है, उसे हम अपवाह क्या कहते हैं, अपवाह। अर्थात यह एक रास्ता है, एक निश्चित रास्ता है जिसके आधार पर नदियां जो है वह विभिन्न क्षेत्रों से पानी लेकर के और आगे की ओर बढ़ती है, इसी को बोलते हैं अपवाह बोलेंगे। अब नेक्स्ट है अपवाह तंत्र। एक मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ, एक मुख्य नदी जो है अपने सहायक, जो भी छोटी छोटी नदियां सहायक नदियां हैं, अपना पानी जो है वह मुख्य नदी में, इस प्रकार से मुख्य नदी में जाती है। तो इस प्रकार से अपवाहों का जाल निर्मित होता है। एक प्रकार का अपवाहों का जाल, एक मुख्य नदी का अपवाह और अन्य सहायक नदियों का अपवाह। इस प्रकार से जाल का जो स्वरूप दिखाई देता है, जो जाल है अपवाहों का जाल,
उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र या एक निश्चित प्रदेश में एक मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों के फलस्वरूप जो नेटवर्क बनता है, नेटवर्क अर्थात जाल का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं हम अपवाह तंत्र। जैसे हिमालय की अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह तंत्र। अपवाह क्षेत्र जल ग्रहण, अपवाह क्षेत्र जल ग्रहण। पहले हमने देखा एक रास्ता अपवाह, बहुत से इसी प्रकार से नदियों का रास्ता, निश्चित रास्ता, जिससे एक मुख्य नदी पानी को आगे की ओर लेकर बढ़ती है, उसे हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण अर्थात एक मुख्य नदी जो है सहायक नदियों के साथ पानी को एकत्रित करती है और उस एकत्रित पानी को आगे लेकर के प्रवाहित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपवाह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, मुख्य नदी एवं सहायक नदियों के द्वारा जितने क्षेत्र का पानी लेकर के आगे बढ़ता है, मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा जितने क्षेत्र का पानी लेकर के आगे की ओर बढ़ता है, उसे हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। मतलब यह नदी इतना जगह का, इतना क्षेत्र का जल ग्रहण करती है और उसी जल को लेकर के आगे की ओर बढ़ती है, उसको जल ग्रहण या अपवाह क्षेत्र कहेंगे। एग्जाम्पल मान लिया जाए बारिश हुआ, इस वाले क्षेत्र में जितना भी बारिश हुआ, इन सब का पानी जो है इन नदियों के, सहायक नदियों के माध्यम से ये मुख्य नदी में गया। तो मुख्य नदी का पानी इतना क्षेत्र से आया, तो यह जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र को बोलेंगे हम अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र। अर्थात इतने क्षेत्र का पानी लेकर के, इतने क्षेत्र का पानी लेकर के यह मुख्य नदी है वह आगे की ओर प्रवाहित होती है, इसे बोलते हैं हम अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र। आसानी से इसको समझ सकते हैं कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जितने क्षेत्र का पानी लेकर के आगे की ओर बढ़ती है, उस सम्मिलित सभी क्षेत्र को हम अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। बेसिन या नदी द्रोणी, अपवाह, बेसिन या नदी द्रोणी। अपवाह, बेसिन और नदी द्रोणी। अपवाह बेसिन जो होता है एकल नदी तंत्र द्वारा अपवाही क्षेत्र होता है। जैसे यह मुख्य नदी है और इसके साथ साथ सहायक नदी है। अब सहायक नदी और मुख्य नदी के सम्मिलित रूप से सभी अपवाहों को या अपवाह क्षेत्र को, जितने क्षेत्र का, यानी मुख्य नदी और सहायक नदी जितने क्षेत्र का पानी लेकर के आगे बढ़ती है, उसको अपवाह क्षेत्र कहेंगे। जबकि एक नदी या एकल नदी तंत्र द्वारा या एक नदी के द्वारा जितने क्षेत्र का पानी लेकर आगे की ओर बढ़ती है या जितने क्षेत्र का पानी का जल ग्रहण करके आगे की ओर बढ़ती है, उसको बोलते हैं अपवाह, बेसिन या नदी द्रोणी। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी जो है वह जितने क्षेत्र का पानी लेकर के आगे बढ़ रही है, सिर्फ गंगा नदी की बात कर रहा है, तो गंगा नदी जितने क्षेत्र का पानी लेकर के आगे बढ़ रही है, तो गंगा का अपवाह बेसिन कहा जाएगा या नदी द्रोणी कहा जाएगा। अपवाह बेसिन तो एकल नदी तंत्र के द्वारा अपवाही क्षेत्र को, एकल नदी तंत्र के द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवाह बेसिन या नदी द्रोणी कहते हैं। फिर से मुख्य नदी और उसके सहायक नदी के द्वारा जितना क्षेत्र का पानी लेकर आगे की ओर बढ़ती है, उसे अपवाह क्षेत्र कहेंगे। जबकि एक नदी जितने क्षेत्र का पानी लेकर आगे बढ़ती है, उसे अपवाह बेसिन या नदी द्रोणी कहेंगे। जैसे ई हो गया, इधर का पानी कितना लेकर, अपवाह बेसिन या अपवाह द्रोणी हुआ, लेकिन यह नदी जो है इन सब का पानी लेकर आगे बढ़ रही है, तो ये पूरा क्षेत्र को हम बोलेंगे अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें मुख्य नदी और सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र आता है, जबकि अपवाह बेसिन या नदी द्रोणी एकल नदी तंत्र द्वारा बनाया गया अपवाह क्षेत्र होता है। जल संभर क्या है? जल संभर मतलब छोटी छोटी नदियां या नालों के द्वारा
अपवाहित क्षेत्र को कहते हैं। जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, क्योंकि बरसात के जब बरसात का टाइम होता है, बरसात का समय होता है, तो छोटी छोटी नदियां भी बहना प्रारंभ करती हैं। तो एक छोटी नदी या नाला जितने क्षेत्र का पानी प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ती है उसको बोलते हैं हम जल संभव। ध्यान रखें, अपवाह क्षेत्र में मुख्य नदी और सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है। अपवाह बेसिन या नदी द्रोणी में एकल नदी तंत्र या एक नदी के द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है, जबकि जल संभर में छोटी छोटी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है। इस प्रकार से निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि अपवाह बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र, अपवाह बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र जल संभर द्वारा अपवाहित क्षेत्र से अधिक होगा, क्योंकि ये नदी नाला के द्वारा प्रवाहित हो रहा है, अपवाहित किया जा रहा है छोटी छोटी नदियों के द्वारा, बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा है। अगर इसका अपवाहित क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र अधिक होगा और इसका अपवाह क्षेत्र कम होगा। अगला है जल विभाजन। जल विभाजन अर्थात दो अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन को अलग करने वाली सीमा, एक ऊंचा स्थान जो दो अपवाह बेसिन या नदी द्रोणी को अलग करता है। एक एग्जाम्पल, भारत में दो प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अपवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। यह दोनों अपवाह तंत्र जो है वह जल विभाजक से, अर्थात एक ऐसा ऊंचा स्थान जो यह दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है। जैसे यह वाला जो दिखाई दे रहा है यह जल विभाजक है, अर्थात इस क्षेत्र में बारिश होगा तो यह वाला भाग जो है इधर के पानी को इधर नहीं जाने देगा, इधर के पानी को इधर नहीं जाने देगा। अर्थात बारिश के फलस्वरूप भारत में जितना बारिश हुआ उसमें इधर जो बारिश हुआ इस सब का पानी बंगाल की खाड़ी में और इधर जो पानी हुआ वो पानी अरब सागर में। अर्थात यह है जल विभाजक। कुछ है जल विभाजक, अर्थात भारत की जो जल विभाजक है वह दो अपवाह तंत्रों पर बढ़ता है, एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अपवाह तंत्र, एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। तो एक ऐसा ऊंचा स्थान जो दो अपवाह द्रोणियों को या अपवाह बेसिनों को अलग करता है उसे हम बोलते हैं जल विभाजक। अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप किसी क्षेत्र या किसी प्रदेश में एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय रचना या ज्यामितीय संरचना या जाल का जो दृश्य स्वरूप दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप जैसे नदियां जो है ऊंचे स्थान से निकलती है, उसमें बहुत से छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है, तो कहीं उसका अपवाह प्रतिरूप हो जाएगा या ज्यामितीय संरचना वृक्ष के शाखाओं के जैसा दिखेगा, कहीं अरीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा, कहीं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा, कहीं समांतरीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा, कहीं अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा। जैसे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, एक ऐसा अपवाह प्रतिरूप जिसमें वृक्ष की शाखाओं के जैसा दिखाई देते हैं, वृक्ष के शाखाओं के जैसा दिखाई देते हैं, जिसमें मुख्य नदी जो है वह वृक्ष के तना के जैसा होता है, जबकि सहायक नदियां जो होती है वह वृक्ष के शाखाओं के जैसे होते हैं, वृक्ष के शाखाओं के जैसे होते हैं। तो इस प्रकार के जो अपवाह प्रतिरूप दिखाई दे रहा है, इस अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। कौन सा कहेंगे? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए हिमालय से जो नदियां निकलती है, हिमालय से जो नदियां निकलती है पहले वह कई धाराओं में बढ़ के निकलती है, फिर कुछ दूर आगे चल करके एक ही में मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हिमालय से निकलने वाली नदियां 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नदी आगे बढ़ती है, निकल रही है, तो कुछ नदी पहले ही उसमें मिल गई, कुछ नदी मुख्य नदी में बाद में मिली। तो इस प्रकार से जो मुख्य नदी है वो वृक्ष की तना के जैसा प्रतीत होता है, जबकि अन्य नदी जो है, अन्य सहायक नदियां जो है वह वृक्ष के शाखा के जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और ये अपवाह प्रतिरूप, और ये अपवाह प्रतिरूप एक ऐसा अपवाह प्रतिरूप है जैसे एक ऊंचा स्थान है,
उस ऊंचा स्थान से सभी दिशाओं में नदियां निकलती है। इधर से नदियां निकली, 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 अर्थात एक ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र जहां से विभिन्न दिशाओं में नदियां निकलती है। तो इस प्रकार के जो अपवाह प्रतिरूप दिखाई देता है उसको बोलते हैं, और ये अपवाह प्रतिरूप। एक एग्जाम्पल, महादेव मैकाल, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। एक उत्तर की ओर सोन नदी, एक दक्षिण पूर्व की ओर महानदी, और एक पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो एक ऊंचा स्थान हुआ, इस ऊंचा स्थान से कई नदियां निकलती है और विभिन्न भागों में प्रवाहित या विभिन्न दिशा में प्रवाहित होती है। इसीलिए इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को क्या बोलेंगे हम? और ये अपवाह प्रतिरूप। कौन सा अपवाह प्रतिरूप बोलेंगे? और ये अपवाह प्रतिरूप। और ये अपवाह प्रतिरूप एक ऊंचा स्थान है, उस ऊंचा स्थान से विभिन्न दिशाओं में नदियां प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार के जो अपवाह प्रतिरूप दिखाई देता है उसको बोलते हैं और ये अपवाह प्रतिरूप। अगला है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप एक ऐसा अपवाह प्रतिरूप है जिसमें मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर होती है और सहायक नदियां उसको एक दूसरे को समकोण पर काटती है, उसे हम जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। फिर इसके बाद है समांतरीय अपवाह प्रतिरूप। समांतरीय अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदियां हैं वह ऊंचे स्थान से निकलती है। इनकी धारा इतनी तीव्र होती है कि दोनों आपस में मिलने नहीं पाती है और एक दूसरे के समांतर बहती है, एक दूसरे के समांतर बहती है। तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को समांतरीय अपवाह प्रतिरूप कहेंगे, अर्थात इसमें नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप एक ऐसा अपवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां विभिन्न दिशाओं से आती है और तालाब में, झील में अपना मुहाना बनाती है। और यह अपवाह प्रतिरूप का जस्ट विपरीत अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप होता है। जैसे अर्घ्य अपवाह प्रतिरूप में एक ऊंचा स्थान में नदियां निकल करके विभिन्न भागों में प्रवाहित होती है, बल्कि अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में विभिन्न दिशाओं से नदियां आती है और नदी तालाब या झरना में अपना मुहाना बनाती है। एक एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लिया जाए कि तालाब है और इस तालाब में इधर से नदियां आई अपना मुहाना बनाए, इधर से नदियां आई अपना मुहाना बनाए, इधर से नदियां आई अपना मुहाना बनाए, इस प्रकार से नदियां आती है अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप है क्या कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं यहाँ दिखाया गया है जिनका उद्गम हिमालय से हुआ है। हिमालय से निकलने वाली 4 प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 4 प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। पहला, पर्वतीय क्षेत्र में जब ये नदी रहती है पर्वतीय क्षेत्र में, तो यह नदी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। फिर इसके बाद है जब यह ऊपरी मैदान में पहुंचती है, ऊपरी मैदान, जब यह नदी ऊपरी मैदान में पहुंचती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदान ऊपरी मैदान में पहुंचती है, तो यह समांतरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है, समांतरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है। इसके बाद जब यह मध्य मैदान पहुंचती है, तो चूंकि इसमें मलबा इतना अधिक होता है कि मलबा को लेकर या अवसादों को लेकर के आगे बढ़ नहीं पाती है, फलस्वरूप नदियां विसर्पण करने लगती है। क्या करने लगती है? विसर्पण करने लगती है। जैसे मान लिया जाए कि हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं और अचानक हमको ऊंचा स्थान मिल गया, तो उसको डायरेक्ट हम सीधे चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से विसर्पण करते हुए आगे की ओर चलाते हैं। तो यहाँ पर नदियां जो है जैसी मैदानी क्षेत्र में आती है, तो मैदानी क्षेत्र में आने के फलस्वरूप मध्य मैदान, मैदानी क्षेत्र में या मध्य मैदान में आने के फलस्वरूप नदियां विसर्पण करने लगती है। इस प्रकार से विसर्पण अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। चौथा, जब यह मुहाना के पास पहुंचती है, तो मुहाना से पहले अर्थात निचले भागों में पहुंचती है, तो वहां बनाती है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। कई भागों में बढ़ गया और नदी एक दूसरे को काटना प्रारंभ करती है, समकोण पर काटना प्रारंभ करती है, उसको बोलेंगे जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। तो याद करना होगा क्या
हिमालय नदियां पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? वृक्षाकार। ऊपरी मैदान में किस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? समांतरीय। जबकि मध्य मैदान में विसर्पण करती है और निचले मैदान में यह नदी जो है वह जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप नदियों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा अफवाह प्रतिरूप है जिसमें मुख्य नदी समांतर होती है जबकि सहायक नदी उसको समकोण पर काटती है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है वह पूर्वी घाट तक वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। अर्थात पश्चिमी घाट की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, पूर्वी घाट तक जाती है, वहां तक यह वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। जैसे देखो यहाँ से नदी निकलती है, इसमें बहुत से छोटी छोटी नदियां करके मिल जाएगी। गोदावरी नदी है, गोदावरी सीधर नदी, इधर से नदी सहायक नदी मिल गई, गोदावरी में बहुत से सहायक नदी मिल गई। इस प्रकार का जो अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा उसको बोलेंगे हम वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप। परंतु जब यही नदी आगे की ओर जाती है तो कई धाराओं में बढ़ गई, इस प्रकार से कई धारा बढ़ गई और इसको समकोण पर प्रतिच्छेद करना शुरू कर देती है, तो इसको बोलेंगे हम जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। हाँ, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो अरब सागर में मुहाना बनाती है वे समांतरीय अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। क्योंकि और ये अफवाह प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? अमरकंटक। कहाँ? अमरकंटक। अर्थात वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र में। और जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहाँ देखने को मिलता है? तो यह मैदानी क्षेत्र में, हम सोच सकते हैं मैदानी क्षेत्र में या डेल्टा से पहले वाले क्षेत्र में जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि समांतरीय अफवाह प्रतिरूप का सबसे बढ़िया उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां जो अरब सागर में मुहाना बनाती है समांतरीय अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो नदियां सांभर नदी द्रोणी के आधार पर नदियों का विभाजन है। भारत की जो नदियां हैं, भारत की नदियां जो है जल सांभर मतलब अफवाह क्षेत्र, नदी द्रोणी मतलब अफवाह क्षेत्र। भारत की नदियों का विभाजन हम कैसे करते हैं? अफवाह क्षेत्र के आधार पर। अफवाह क्षेत्र अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र, कितना क्षेत्र का जल लेकर के आगे की ओर बढ़ती है उसके आधार पर भारत की नदियों को 3 भागों में बांटा गया। प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी, लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम लघु द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में, इसीलिए हम लोग को बार बार कहते हैं, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि 9 to 12 ज्योग्राफी सभी प्रकार के परीक्षाओं का मुख्य आधार है। अगर आप 9 से 12 तक का भूगोल ठीक से पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम, टॉप से टॉप का एग्जाम हो, आप लगभग 85% तक क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं या उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार से जैसे अभी हम जल सांभर या नदी द्रोणी के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया। एक प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी, लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी के अंतर्गत वे नदियां आती हैं जिनका जलग्रहण क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होगा, जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से अधिक होगा। अर्थात 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का पानी लेकर के जो नदी आगे की ओर बढ़ती है उसको बोलते हैं हम प्रमुख नदी द्रोणी। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, साबरमती, माही, ये सब नदियां जो है वह कम से कम 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पानी अपने क्षेत्र में समाहित करती है और उसको आगे की ओर लेकर के बढ़ती है। तो इस प्रकार से प्रमुख नदी द्रोणी के अंतर्गत जिन नदियों का अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से अधिक होगा उन्हें प्रमुख नदी द्रोणी के अंतर्गत रखेंगे। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 14 नदियां शामिल हैं। अगला है मध्यम नदी द्रोणी। जिन नदियों का अपवाह क्षेत्र 20,000
किलोमीटर स्क्वायर से कम तथा 2000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक हो, उसे हम मध्यम नदी द्रोणी के अंतर्गत रखेंगे। इसके अंतर्गत कुल 44 नदी आती है। कितनी नदी आती है? 44। इसके अंतर्गत 44 नदी आती है। लघु नदी द्रोणी वे नदियां जिनका अपवाह क्षेत्र जो होता है वह 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा। 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा। इसमें छोटी छोटी नदियां आती है, नाले आते हैं, उनको अर्थात जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, उसको लघु नदी द्रोणी। अर्थात अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण के आधार पर भारत की नदियों को 3 भागों में बांटे। प्रमुख नदी द्रोणी अर्थात जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है। मध्यम नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम और 2000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होगा। और लघु नदी द्रोणी अर्थात जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा। तो इस प्रकार से जल सांभर या नदी द्रोणी के आधार पर नदियों का विभाजन। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारत की नदियों का अपवाह तंत्र का 77%, कुल अपवाह तंत्र का 77% अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का है। अर्थात इसको कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अपवाह तंत्र कितना है? 77%। जबकि कुल अपवाह तंत्र का 23% भाग अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अपवाह तंत्र है। अर्थात बारिश जितना हुआ 77% पानी बंगाल की खाड़ी में और 23% पानी अरब सागर में। के आधार पर भारत की नदियों के विभाजन। भारत की नदियां मुख्य रूप से 4 स्थानों से निकलती है। क्या स्थान से निकलती है? 4। एक हिमालय से, दूसरा अरावली पर्वत से, तीसरा सतपुड़ा पर्वत से और चौथा पश्चिमी घाट से। भारत की जितने भी नदियां हैं इन नदियों का उद्गम 4 स्थानों से होता है। एक हिमालय से, अरावली पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से और पश्चिमी घाट पर्वत से। सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव और मैकाल, महादेव और मैकाल या तो नदियां हिमालय से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है, या सतपुड़ा, महादेव या मैकाल से निकलती है, या पश्चिमी घाट से निकलती है। नीचे वाला जो 3 ऊपर को छोड़ करके नीचे वाले जो 3 अर्थात अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव, मैकाल और पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं वह प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कहलाती हैं। कौन सी नदियां कहलाती हैं? प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। और ऊपर वाला जो है वह हिमालय की नदियां कहलाती है। इस प्रकार से उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में बांटे। एक हिमालय की नदियां और दूसरा का प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। परंतु प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अरावली पर्वत से निकलती है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल से निकलती है और पश्चिमी घाट से पर्वत से निकलती है। हिमालय की नदियां जो है, हिमालय की नदियां युवा अवस्था में, हिमालय की नदियां युवा अवस्था में है, अर्थात अभी भी कटाव जारी है, अभी भी गाद का निर्माण करती है। ऊंचे स्थान से निकलती है और नीचे वाले क्षेत्र में आई आकार की घाटी, डी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वह वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, वे कटाव करने में असक्षम है, मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसा कि हिमालय की नदियां अपना मार्ग या अपना अपवाह स्वयं बनाती है, अपना मार्ग या अपना अपवाह स्वयं बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कठोर चट्टानों में प्रवाहित होने के फलस्वरूप मार्ग का अनुसरण करती है और जैसे जैसे उसको मार्ग मिलता है उसी के अनुरूप आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि उसमें कटाव करने की क्षमता नहीं है। हिमालय की नदियां जो है मुख्य रूप से 2 अपवाह तंत्र में विभक्त है। हिमालय की नदियां 2 अपवाह तंत्र में, एक सिंधु नदी का अपवाह और एक गंगा और ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र और गंगा और ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां छोटी छोटी है लेकिन कई अपवाह तंत्र में बटा हुआ है। हिमालय की जो नदियां हैं
उनका जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है, अर्थात अपवाहित क्षेत्र अधिक होता है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है उनका जल ग्रहण क्षेत्र कम होता है। भारत का सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र अपवाह क्षेत्र गंगा नदी का है, जबकि दूसरा अपवाह क्षेत्र गोदावरी नदी का। कौन सा नदी का? गोदावरी। दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा किसको? गोदावरी को बोलते हैं, जो महाराष्ट्र के त्रयंबक से निकलती है और विभिन्न राज्यों में प्रवाहित होते हुए गंगा की खाड़ी में अपना खाना बनाती है। हिमालय की नदियां जो है उनको पानी वर्षा के माध्यम से और बर्फ पिघलने से, वर्षा के माध्यम से और बर्फ पिघलने दोनों माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए ये नदियां जो है सदाबहार नदियां हैं, पानी की कभी कमी नहीं होता है, वर्षवाही नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां वर्षा पर निर्भर होता है। जब वर्षा होता है तो जल स्तर ऊंचा हो जाता है, या जब बारिश नहीं होता है इसके फलस्वरूप या तो जल स्तर कम हो जाएगा या तो नदियां सूख जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षाकार, ऊपरी मैदान में समांतरीय, मध्य मैदान में विसर्पण और निचले मैदान में जालीनुमा पर्वत का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां तीन प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। एक बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली है, वह पूर्वी घाट तक वृक्षाकार और पूर्वी घाट के बाद जालीनुमा होती है, और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां सामांतरीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। इसके बाद है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं मुख्य रूप से तीन नदी तंत्रों को शामिल किया गया है। एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र के विकास के बारे में जितने भी भूवैज्ञानिक है उसमें मतभेद है। एक कहानी कहा जाता है, वो कहानी जो है वह मायोसीन कल्प का है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण महाद्वीप आपस में एक ही जगह जुड़े हुए थे, यह कहानी क्रिटेशियस युग का है। हिमालय में विभिन्न पर्वतों की जो उत्पत्ति हुआ वह उत्पत्ति जैसे ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन तीन समय में। ओलिगोसीन में बृहद हिमालय, मायोसीन में लघु हिमालय और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसी में जो मायोसीन कल्प था, आज से मायोसीन कल्प का जो समय था वह लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पहले, 2.4 करोड़ वर्ष पहले से 50 लाख वर्ष पहले की कहानी है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मायोसीन कल्प में मात्र एक नदी प्रवाहित होती थी और वह नदी हिमालय के साथ साथ प्रवाहित होती था, शिवालिक नदी। प्राचीन समय में मायोसीन कल्प में यह माना जाता था कि मात्र एक नदी थी और वह नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी, जो हिमालय के साथ साथ प्रवाहित होती थी और सिंध की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती थी। पहले न तो सिंधु नदी, न गंगा नदी, न ब्रह्मपुत्र नदी, कोई नदी नहीं। मायोसीन कल्प की कहानी है कि मात्र एक नदी और वह नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी हिमालय के साथ प्रवाहित होती थी और सिंध की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती थी। परंतु कालांतर में यह नदी तीन भाग में बट गई। प्लीस्टोसीन एक युग आया, उस युग में यह नदी तीन भाग में बट गई। पश्चिम की ओर पश्चिमी हिमालय का उत्थान या दिल्ली रंज का निर्माण होने के फलस्वरूप सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र से अलग हो गया। सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र से अलग हो गया। जैसे यहाँ पर अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत जो है वह जल विभाजक काम करता है सिंधु नदी तंत्र को पश्चिम की ओर, और जबकि गंगा नदी तंत्र को पूर्व की ओर बांट दिया। फिर इसके बाद मध्य प्लीस्टोसीन में क्या हुआ कि राजमहल पहाड़ी और शिलांग का पठार या गारो खासी जयंतिया आपस में मिले हुए थे, बीच वाला भाग अवतरित हो गया मध्य प्लीस्टोसीन में। फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग हो गया और गंगा नदी तंत्र अलग हो गया।
इस प्रकार से हिमालय की नदी तंत्रों का विकास हुआ 3 भागों में। एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र